नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए यूपी के दो लड़के सरकार पर भड़के और जब भड़कते हैं, खासकर सदन के भीतर जब भड़कते हैं तो खबर भी बनती है, माहौल भी बनता है और सरकार असहज होती नजर आती है। यही हुआ बजट सत्र के पहले दिन। शिक्षा मंत्री पर तीखे हमले हुए, कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया, तो राहुल गांधी ने पूरे एग्जाम सिस्टम को ही फ्रॉड बता दिया। उधर अखिलेश यादव बोलने उठे तो सरकार पर पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगा डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब तो देते दिखे, लेकिन उनकी असहजता चेहरे से साफ झलकी। कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, लेकिन जिस तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है और छात्रों के बीच पहुंच रहा है, उससे साफ है कि इस हिटिंग मसले पर विपक्ष को लीड मिल चुकी है और इसके असर की यूपी उपचुनाव में पहली परीक्षा भी होगी। यानी सदन में हिट ये जोड़ी आगे भी इस अंदाज में सरकार को हर चुनावी परीक्षा में चुनौती देने को तैयार है। देखिए क्या हुआ जब यूपी के दो लड़के सदन में सरकार पर भड़के। The minister has blamed everybody except himself. ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। संसद में दूसरे सवाल ने भटकाया, सवालों से मंत्री जी को अटकाया। पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। छात्रों के भविष्य की लड़ाई फ्रॉड और सर्टिफिकेट पर आई। Who are convinced that the Indian examination system is a fraud. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. यूपी के दो लड़कों के सवाल, सदन में सरकार हुई बेहाल। Accountability comes. एक मिनट प्लीज बैठिए। वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूं जिसको, आप पूरी बात सुनिए। मैं 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी हिट रही, तो जोड़ी का कमाल संसद में भी दिख रहा है। चुनावों के बाद पहले सत्र में दोनों की जुगलबंदी दिखी, तो बजट सत्र शुरू हुआ तो फिर से जोड़ी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। सवाल नीट के क्लीन होने और लाखों छात्रों के भविष्य का है, सो दो लड़कों की जोड़ी ने सरकार को जमकर घेरा। पूरे देश सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. The minister has blamed everybody except himself. बजट सत्र के पहले दिन जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश ने सरकार को घेरा और सवालों के जवाब मांगे, वो उनके भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करती। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उसके लिए ये जोड़ी अभी से माहौल बना रही, सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेर रही। राहुल गांधी ने किस तरह से शिक्षा मंत्री पर हमला बोला, हम आपको दिखाते हैं। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Honorable Minister. राहुल ने सवाल उठाया तो जोड़ीदार अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी जोरदार तरीके से शिक्षा मंत्री पर हमला किया और उनका इस्तीफा तक मांग लिया। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद
चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? यानी सड़क से संसद तक राहुल अखिलेश की जोड़ी हिट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दोनों ने सरकार को जमकर घेरा था और जब नीट का सवाल आया तब भी छात्रों के पक्ष में खड़े दिखे। राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को समझा और सरकार के सिस्टम पर वार किया। संसद में बहस कराने पर अड़े और जब हंगामा बढ़ा तो संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब बजट सत्र के दिन जब दूसरा ही सवाल नीट से संबंधित आया, कांग्रेस के वी मणिकम टैगोर ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा तो डीएमके के कलानिधि वीरस्वामी ने राज्यों को नीट कराने का अधिकार देने की मांग कर डाली। वहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमके प्रेमचंद्र ने पूरी परीक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। Given the gravity of the situation, the uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? We have been objecting to NEET and we have said that the decision to implement NEET should be given to the states, sir. In order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter. सवाल उठा तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से राहुल अखिलेश ने जवाब मांगे उसमें शिक्षा मंत्री घिरे दिखे। फिर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी साफ है, संसद में नीट के सवाल पर सरकार बैकफुट पर दिखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर रहे तो जिस तरह से राहुल अखिलेश की जोड़ी ने सरकार को घेरा, इसकी भी खूब चर्चा हो रही। याद होगा आपको राहुल और अखिलेश की जोड़ी का नाम, ये दो लड़कों का नाम 2017 में उस वक्त पड़ा था जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय दोनों ने संयुक्त रूप से प्रचार किया था और तभी से इस जोड़ी की राजनीति में चर्चा हो रही है। लेकिन इसका असली कमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है, जब यूपी में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया दोनों ने मिलकर। तो दो लड़कों की जोड़ी हिट कैसे साबित हुई, इसके कारण क्या नजर आते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए, दल भले अलग हों लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के मुद्दे एक नजर आए। इसके अलावा दोनों पार्टियों में एक और समानता, दोनों के मिलने से यूपी में शक्ति बढ़ी, यानी कि यहां के कार्यकर्ता वहां के लिए भी काम करते, वहां वाले यहां के लिए भी काम करते, साथ ही आम आवाम से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसके अलावा अग्निवीर पर आप जानते हैं, अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को लगातार फंसाने का काम सदन के भीतर भी राहुल गांधी अब भी करते नजर आ जाते हैं। तो देश में लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा सूबा भी है। दरअसल इसे धुरी कहा जा सकता है चुनावी रणनीतियों और खासकर सियासी चालों की। यूपी देश का मूड तय करता है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता कठिन या फिर आसान बनाने का सबसे अहम माध्यम भी बनता है। और यही कारण है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोनों दलों का गठजोड़ खूब काम आया, सीधे जनता के बीच पहुंचने और जनता के मुद्दे यानी कि बेरोजगारी, महंगाई से लेकर किसान, अग्निवीर तक के मुद्दे पर जब सरकार पर हमला हुआ तो बीजेपी को यूपी में जबरदस्त क्षति पहुंची। यह अब इतिहास हो गया। अब ऐसे में यूपी का जो सियासी समीकरण बदला है, ये जो जोड़ी जिसने कमाल किया, कैसे 80 सीटों पर इसका असर भी नजर आया है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 80 लोकसभा की सीटें आप जानते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, 43 सीटें जीती दोनों ने मिलकर, कांग्रेस 6 और समाजवादी पार्टी 37 सीटें निकालने में कामयाब रही। बीजेपी की बात करें तो देखिए घाटा कैसे हुआ, 62 से सीधा 33 सीटों पर लुढ़क गई बीजेपी, जो कि 80 में 80 क्लीन स्वीप का सपना देख रही थी, यानी 49% से घटकर लगभग 41% पर वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी आ गई। अब बीजेपी के बाद देखिए
ये 8% वोट प्रतिशत जो घटा वो 49 से 41 पर ले आया। बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी एक गिरावट देखने को मिलती है। 10% वोट प्रतिशत घटा 19 से 9% पर लगभग आ गया। और इन्हीं बदले समीकरणों की वजह से यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की ये जो लड़ाई आगे सामने आने वाली है, ये और ज्यादा तीखी हो चली है। लेकिन ये हालात साफ इशारा करते हैं कि विपक्ष की ताकत बढ़ी है तो सरकार घिरती नजर आई है। देखिए कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं। संसद के भीतर क्या नजर आता है। संसद में विपक्ष के अब 234 सांसद हैं कुल मिलाकर के, जो कि पहले यानी 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो 191 हुआ करते थे। और इनमें वो सांसद भी शामिल है जो ना तो इधर थे ना उधर। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करें, यानी कि कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस सीधा 52 से 98 पर पहुंच गई है। 99 सीटें आप जानते होंगे, लेकिन क्योंकि एक सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी तो ऐसे में 98 सीटों पर अब कांग्रेस पहुंच गई है। सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 52 से 99 पर पहुंचना ये अपने आप में कितनी बड़ी लीड है। समाजवादी पार्टी देखिए 5 से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी पहुंची। वहीं झटका जो था वो बीजेपी को लगा। अपने दम पर 370 का सदन के भीतर से प्रधानमंत्री का नारा काम नहीं आया। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी जो पिछली बार 303 सीटें जीतने में 2019 में कामयाब रही थी, अपने अकेले के दम पर वो मात्र 240 सीटों पर आकर सिमट गई। अब सहयोगियों की मदद से देखिए सरकार चल रही है, ये एक तथ्य है। एनडीए सरकार में सहयोगी जेडीयू और टीडीपी अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो हो रहा है जो मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में नहीं दिखा। सरकार के फैसलों पर सहयोगी खुलकर आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहे अभी शुरुआत में। और विपक्ष का दावा गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है कि बैसाखी के सहारे चल रही ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। राहुल अखिलेश की जोड़ी ऐसे ही हिट नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ने एक दूसरे की राजनीतिक जरूरतों को समझा और यूपी जैसे बड़े सियासी अखाड़े में लड़ने के लिए खुद को फिट किया। दोनों ने कॉमन एजेंडा बनाया और उसको लेकर चुनाव मैदान में गए। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोला वो वोटर्स को पसंद आया। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। तो उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। राहुल ने अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूले को बढ़ाया तो अखिलेश ने कांग्रेस के सवालों को जनता तक पहुंचाया। तो बीजेपी और बीएसपी घुटनों पर आ गए। बीएसपी के 10% वोट कम हो गया तो बीजेपी को 8% से ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ। और फायदे में रही 2 लड़कों की जोड़ी और उनकी पार्टियां। कांग्रेस 1 से 6 सीट पर पहुंच गई तो समाजवादी पार्टी 5 से 37 सीट पर पहुंच गई और संसद में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पूरे इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में अंतर कलह है तो राहुल अखिलेश की जोड़ी आगे की राजनीतिक चुनौतियों की ओर देख रही। पीडीए के फॉर्मूले को और पुख्ता करने में जुटी। अखिलेश की नजर महाराष्ट्र के चुनावों पर है। वो वहां कांग्रेस के सहारे अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस का विस्तार कर रहे हैं।
10 सीटों का उपचुनाव होगा जिसमें दोनों मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से दो लड़कों की जोड़ी हिट है, उससे विरोधियों यानी बीजेपी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद 27 की चुनौती शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। गोलबंदी हो रही। पीडीए फॉर्मूले से अयोध्या में जीते अवधेश तुरुक्का इक्का साबित हो रहे हैं। उनकी पूछ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक है। राम रथ पर सवार होकर बीजेपी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी, लेकिन जिस तरीके से वो अयोध्या की सीट हार गई, उससे देश की सियासत में अलग तरीके की चर्चाएं होने लगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जिस तरीके से मैदान में उतरकर बाजी मारी, उसने इन दोनों की जोड़ी और इनके सियासी पैतरों को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का अलग केंद्र बिंदु बना दिया। इन सबके बीच अयोध्या से जीत कर आए अवधेश प्रसाद को अलग अंदाज में पेश किया जाने लगा और एक नए तरीके से राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से राहुल अखिलेश की जोड़ी आम आवाम के मुद्दे पर सरकार को घेर रही, उस पर राजनीति के जानकारों की नजर है और वो कह रहे हैं कि ये जोड़ी कमाल करेगी। जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल और अखिलेश फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं, सत्ताधारी दल को घेर रहे हैं, ये अपने आप में एक नए तरीके की सियासत है और ये सियासत भविष्य की एक तस्वीर दिखाई दे रही है इसके भीतर। बशर्ते उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर या दूसरे मसलों को लेकर, जैसे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है, इनका अगर कॉम्बिनेशन बना रहता है तो निश्चित तौर पे दोनों को फायदा होगा। राहुल अखिलेश की जोड़ी ऐसी है जो मुद्दे ये उठा रहे हैं उन पर केंद्र सरकार घिर रही और उसे फैसले लेने पड़ रहे हैं, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर नीट का। संविधान का मुद्दा ऐसा रहा जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पुरानी है। राजनीतिक विचारधारा के चलते कुछ सालों तक दोनों अकेले यूपी के चुनावी अखाड़े में गए और नुकसान होता रहा। लेकिन 2024 में जब बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना तो उसमें प्रमुख चेहरों के रूप में राहुल और अखिलेश की जोड़ी सामने आई और इसकी केमिस्ट्री की चर्चा पूरे चुनाव के दौरान होती रही और यह चर्चा नतीजों में कन्वर्ट भी हुई। और ऐसे में अब 2027 की तैयारी क्या है, इसी लिहाज से वो देखना अहम हो जाता है, क्योंकि आगे बड़ी परीक्षा जो है वो 27 में ही होगी। पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी समाजवादी पार्टी, यह तय कर लिया गया है। पीडीए का फॉर्मूला जो कि देशव्यापी लागू करने की तैयारी में है, जहां जहां चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपने पुराने नेताओं को जोड़ रही है। जो आरोप दरअसल कभी निष्ठावान नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, कांग्रेस में जो आरोप लगा करते थे, उन गलतियों को सुधारने के मोड में है कांग्रेस। और इसके अलावा क्या बदलेगा कांग्रेस के भीतर आगे तैयारियों के रूप में, वो भी देखिए। अगले वोट बैंक में कांग्रेस की सेंध लगाने की एक बड़ी कोशिश होगी, ये बड़ी तैयारी होगी, क्योंकि अगला वोट बैंक आज की तारीख में बीजेपी का कोर वोट बैंक समझा जाता है और इसी पर बड़ा प्रहार, बड़ी चोट करने की तैयारी में है कांग्रेस। लेकिन यह कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए क्या स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रियता अपनी और ज्यादा बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में, ऐसा होते आप देखेंगे। साथ ही राहुल अखिलेश कॉमन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे और लगातार ये मुद्दे उठाते भी रहेंगे, यानी एकजुट रहकर बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। 2024 ने इस सियासी समझ को मजबूत करने का काम किया है और फिलहाल तक इसी रास्ते पर दोनों लड़के आगे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि 27 में अभी वक्त है। अपने नफा नुकसान और भविष्य को देखते हुए पार्टियां फैसला करती हैं तो कुछ भी संभव है, जैसा कि अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले होता नजर भी आ रहा है, जहां अखिलेश ने यह ऐलान कर दिया कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले ही महाराष्ट्र चुनाव में ताल ठोक देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।